दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अब आप लोगों के सवालों का जवाब केडीबी लाइव के माध्यम से वीडियो में नहीं दिया जाएगा, बल्कि कमेंट बॉक्स में ही आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि अब आपको ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना होगा, बस आप कमेंट करिए, आपको थोड़ी ही देर में आपका जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवाल का जवाब वहीं पर कमेंट में ही रिप्लाई करके दे दिया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि चाहे घर बनाना हो या फिर कोई और कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, या मजबूती के लिए सरिया सबसे ज़रूरी चीज़ है। जहाँ घरों की छत, बीम और कॉलम आदि बनाने में सरिये का सबसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अभी कुछ ही समय पहले तक सरिया का भाव आसमान छू रहा था। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि बीते कुछ दिनों से सरिया का भाव रोज़ कम हो रहा है। जहाँ कुछ समय पहले 80,000 रुपये क्विंटल के पार बिक रहा सरिया अभी करीब 60,000 रुपये क्विंटल तक गिर चुका है। दरअसल सरकार ने स्टील पर हाल ही में एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जहाँ इसके कारण घरेलू बाजार में स्टील के उत्पादकों में दाम तेजी से गिरे हैं। जहाँ सरिया की कीमतों में आई कमी की भी मुख्य यही वजह है। यह गिरावट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अप्रैल में एक समय सरिया का खुदरा भाव 82,000 रुपये प्रति टन तक पहुंच गया था, जो अभी कम होकर के 62 से 63,000 रुपये प्रति टन पर आ गया है। जी हाँ, ब्रांडेड सरिया का भाव भी पिछले कुछ महीने में 5 से 6,000 रुपये क्विंटल कम हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पटना सिटी से एक और आपराधिक घटना सामने आई है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के शिव घाट के पास दो बदमाश गंगा घाट के पास बालू की रेत पर एक व्यक्ति की चाकू गोद करके हत्या कर दी। यह घटना को अंजाम देकर के अपराधी बड़ी ही आसानी से भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी है। यह हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच करके मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया है कि अपराधियों ने युवक को पहले घेर लिया और चाकू गोद करके इसकी हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि युवक की हत्या किसने की और इसके पीछे का कारण आखिर है क्या। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रसदार और सुगंधित लंगड़ा आम और मुजफ्फरपुर के जीआई टैग वाली शाही लीची को जल्द ही मॉरिशस, न्यूजीलैंड, बहरीन और कतर के लिए विदेशी बाजार मिलेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में बिहार के लंगड़ा आम और शाही लीची को मॉरिशस, न्यूजीलैंड, बहरीन, कतर, यूके और यूएई के बाजारों में बिक्री के लिए बिहार स्थित किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ के साथ अंतर्राष्ट्रीय फल निर्यातकों और उत्पादकों की एक आभासी बैठक आयोजित की गई। बिहार फल और सब्जी विक्रेता निगम के सहयोग से जल्द ही लंगड़ा आम और शाही लीची के सैंपल शिपमेंट मॉरिशस, न्यूजीलैंड, बहरीन और कतर को भेजेगा। दोस्तों बात करते हैं कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विकासशील इंसान पार्टी को नहीं बुलाया गया और इसको लेकर के पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी बेहद नाराज हैं। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराज मुकेश सहनी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। हालांकि मुकेश सहनी ने सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना को मिली हरी झंडी का स्वागत किया है, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा है कि जब पिछले साल जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार का सर्वदलीय शिष्टमंडल मिला था तो उस वक्त वो उसका हिस्सा थी, मगर मंगलवार को जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें वीआईपी को निमंत्रण नहीं मिला है, जो कि समझ से परे है। दोस्तों बात करते हैं कि सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में बीजेपी विधायक की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस घटना में बीजेपी विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल विधायक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र की है, जहाँ इस घटना से अफरा तफरी मच गई है। इस हादसे में उनका बॉडीगार्ड भी घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक यात्री
बस से विधायक की तेज रफ्तार कार टकरा गई, जिसमें मिथिलेश कुमार सहित उनके बॉडीगार्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विधायक को इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में विधायक का एक हाथ टूट गया है। कटिहार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक से लौट रहे सीतामढ़ी के नगर विधायक मिथिलेश कुमार की तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी सकरी थाना क्षेत्र के नवादा कट के पास अनियंत्रित होकर के डिवाइडर को पार करके दूसरी ओर चली गई और बस से टकरा गई, जिसमें विधायक मिथिलेश कुमार सहित तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सकरी बाजार में रामशिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को सौगात दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं किस्त की देश भर में पंजीकृत किसानों के खाते में ट्रांसफर की है, जिसमें बिहार के 82 लाख से भी अधिक किसानों के खाते के लिए भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी कर दी है। लेकिन इसके बाद भी ऐसे किसान ई-केवाईसी करा सकेंगे जिन्होंने 11वीं किस्त जारी होने तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। इसके लिए बिहार सरकार ने ऐसे किसानों को 31 जुलाई तक का समय दिया है। मतलब जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, वे अब तक 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करा सकेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के 82 लाख से भी अधिक किसानों के खाते में 11वीं किस्त की रकम जारी कर दी है। इसमें ऐसे किसान भी है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। जानकारी के मुताबिक ऐसे किसानों की संख्या तकरीबन 31% है। आंकड़ों के हिसाब से अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों की संख्या 25 लाख से अधिक है। ये वही किसान है जिनके खातों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त का पैसा जारी हो गया है। ऐसे किसानों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने ई-केवाईसी कराने की तारीख 31 जुलाई तक आगे बढ़ा दी है, जिन्हें इस समय तक ई-केवाईसी कराना होगा। आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बैंक खातों की ई-केवाईसी आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। जिनका बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा है, ऐसे किसानों को ई-केवाईसी कराने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां वह ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकेंगे। वहीं किसान सुविधा केंद्र में भी जाकर के ई-केवाईसी करा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। ई श्रम के तहत मिलने वाली दूसरी किस्त जल्द ही पत्र लाभार्थियों के खाते में आने वाली है। यदि आपने अब तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो फिर आप इसके लाभ से वंचित रह सकते हैं। अगर आप ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े हैं तो फिर ये खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल ई श्रम कार्ड आपको सिर्फ 500 रुपये का अनुदान ही नहीं देता है, बल्कि इसके तहत सरकार दर्जनों लाभ दे रही है। इसीलिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए पात्र हैं तो आप जल्द से जल्द इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इस आंकड़े के मुताबिक ई श्रम पोर्टल पर अब तक 18 करोड़ से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो फिर आप 2 लाख रुपये तक के पीएम सुरक्षा बीमा योजना बीमा कवर के लिए पात्र हैं। ई श्रम की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं। वहीं अगर व्यक्ति विकलांग है तो फिर 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो फिर आपको इस योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। साथ ही ई श्रम कार्ड धारकों को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कार्यक्रम के प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होंगे। खबरों के मुताबिक सरकार जल्द ही ई श्रम योजना के तहत मिलने वाली दूसरी किस्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जून महीने के शुरुआत में लाभार्थियों को दूसरी किस्त के पैसे जारी किए जा सकते हैं। जब भी दूसरी किस्त जारी होती है तब आप बेहद आसान तरीके से ये जान सकते हैं कि आपके खाते में ये पैसा आए हैं या फिर नहीं। सबसे पहले इसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है जिसमें पैसे आपके खाते में पहुंचने की जानकारी दी जाती है। अगर आपके मोबाइल पर किसी भी कारणवश मैसेज नहीं आया है तो फिर ऐसी स्थिति में आप बैंक जाकर के अपनी पासबुक में एंट्री करवा सकते हैं। इस तरीके से भी आप जान सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या फिर नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के बिहार में राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला है। इस मामले में आरजेडी काफी आगे चल रही है। वह अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल बिठा करके आगे नहीं चल रही है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस आरजेडी को झटका दे सकती है। सीपीआई, माले और कांग्रेस खुल करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ माले के सचिव कुणाल ये कह चुके हैं कि आरजेडी ने बिना बातचीत किए उम्मीदवारों की घोषणा की है। पहले से ये तय बताया जा
रहा था कि आरजेडी माले को विधान परिषद की एक सीट देगी, लेकिन बिना किसी पार्टी से बात किए 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इधर सियासी पंडितों की माने तो बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी को झटका देने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। जहां कांग्रेस नेताओं की माने तो आरजेडी ने बिना सहयोगियों से बात किए एक तरफा घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस के नेता अजित शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस और माले के मिलकर के एक सीट जीतने का स्पष्ट बहुमत रखते हैं। जहां उनका कहना है कि अगर आरजेडी बात को नहीं समझती है तो फिर कांग्रेस और माले मिलकर के अपना एक नया उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जहां उनके खिलाफ अब महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसके पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ इसी मामले में मुंबई और हैदराबाद में केस दायर किया जा चुका है। आरोप है कि एक न्यूज़ चैनल पर चर्चा के दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ पुणे के कोंठला थाने में 21 मई को केस दर्ज किया गया है। जब पुणे के राकांपा नेता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले भारतीय सुन्नी मुसलमानों के सुन्नी बरेलवी संगठन रजा अकादमी की शिकायत के बाद शर्मा के खिलाफ मुंबई में भादवी की धारा 295A, 153A और 505B के तहत केस दर्ज किया गया है। इसी तरह हैदराबाद में एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर नुपुर शर्मा के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस थाने में भादवी की धारा 153A, 504, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भाजपा नेता के खिलाफ दायर शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के धर्म के खिलाफ अपमानजनक, झूठे और आहत शब्दों का इस्तेमाल किया और मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया। यह शिकायतों में उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने बयानों और दबंगई के चलते चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से विधायक जमीन कब्जा करने और फिर मारपीट के आरोप के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि जदयू विधायक अपने समर्थकों के साथ एक जमीन की नाप खोज कराने पहुंचे थे। इसी मामले में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जम करके हाथापाई हुई, जिसमें एक पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक जदयू विधायक गोपाल मंडल एक जमीन की नाप जोख कराने अपने समर्थकों के साथ बराड़ी थाने के अंतर्गत आने वाले विक्रमशिला पथ और बेरिया के पास एक प्लॉट पर पहुंचे थे। जब इस जमीन पर कब्जा करने के पक्ष में धनंजय यादव को इस बात की जानकारी मिली तो फिर वे मौके पर पहुंच गए और फिर विधायक द्वारा कराई जा रही नाप का विरोध किया। थोड़ी देर बाद कहासुनी से मारपीट तक जा पहुंची, जिसमें 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में रोजगार का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। यह CMIE के अनुसार बिहार में 13.3% बेरोजगारी दर का पता चला है। ये रिपोर्ट मई 2022 का बताया गया है। कोरोना की लगातार 3 लहरों में बिहार समेत देश भर में रोजगार को मंदा कर दिया था। यह बेरोजगारी का मुद्दा लगातार छाया हुआ रहा। यह वहीं इस बीच अब CMIE की रिपोर्ट के अनुसार मई महीने में बेरोजगारी दर 13.3% रही है। इस बार इससे थोड़ी राहत इसलिए दिखी जा रही है क्योंकि यही आंकड़ा अप्रैल 2022 में 21.1% था, जो मई महीने की रिपोर्ट की तुलना में 7.8% कम है। दिल्ली की बेरोजगारी दर में इस बार बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर में भाई बहन की एक साथ जनाजा निकला है, जिसमें शामिल सैकड़ों लोगों की आंखें नम रही। दरअसल मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के दीनदयाल चौक के रहने वाले युवा व्यवसायी अमन कुमार और उनका पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया था। अमन कुमार अपनी पत्नी मोनिका, बेटी अनिका, बहन राखी और बहनोई मनीषा के साथ देवघर पूजा के लिए गए हुए थे। पूजा के बाद वे लोग वापस लौट रहे थे और रास्ते में उनकी कार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बांका काली स्थान के पास हादसे का शिकार हो गई, जिसमें अमन, उनकी पत्नी और बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। बाद में इलाज के दौरान अमन और उनकी बहन राखी की मौत हो गई। भाई बहन की मौत के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल बना हुआ रहा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में चलंत चिकित्सा दल बच्चों की स्क्रीनिंग करके बीमारी दूर करने में मदद कर रहा है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के सरकारी तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर 755 चलंत चिकित्सा दल नजर रख रहा है। जब कोविड काल में ये दल संक्रमण की रोकथाम में लगा था, लेकिन सभी 38 जिले के लिए सभी प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्र तथा स्कूलों के लिए चलंत चिकित्सा दल को फिर से पुराने कार्यों में लगा दिया गया है। चलंत चिकित्सा दल में शामिल चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम आंगनबाड़ी केंद्र तथा स्कूलों में जा करके
अलग अलग प्रकार की बीमारियों की जांच कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि जांच के दौरान बच्चों को बीमारियों से ग्रसित पाए जाने पर उन्हें स्वास्थ्य कार्ड देकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर सदर अस्पताल के अलावा जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सा लाभ दिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना की सहमति पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। यह बिहार के लोगों की जीत है। चूंकि बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य है तो फिर इसमें मदद के लिए केंद्र सरकार को आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने इसको अगली कैबिनेट बैठक में लाने और फिर नवंबर महीने में इसे शुरू करने की बात कही है। छठ पूजा के दौरान बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी बिहार में आएंगे और तब तक हम इसकी तैयारी पूरी कर लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना अपनी तरफ से करनी है। 1 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई है और बहुत जल्द इस पर कैबिनेट का फैसला इसकी एक चीज को सार्वजनिक करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुधवार को कटिहार में संपन्न हो गई। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों से लेकर के बिहार में भाजपा कोटे के मंत्री सहित केंद्रीय मंत्री तक शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों की भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। यह जातीय जनगणना की बात कहकर के बिहार की राजनीति में नया राग छेड़ दिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से अपना बहुमूल्य समय संगठन को देने का आह्वान करते हुए उनमें एक नए उत्साह का संचार किया है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में पार्टी को देखने की उम्मीद है। बिहार की राजधानी पटना से दूर सीमांचल के कटिहार जिले, जहां से बिहार की डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपना वास्ता रखते हैं और वह यहाँ के विधायक भी हैं, यहाँ भाजपा के प्रदेश स्तर का आयोजन होना अपने आप में बड़ी जीत है। अब ये भविष्य के गर्भ में छिपा है कि इसका असर आने वाले दिनों में सीमांचल एवं प्रदेश की यानी कि बिहार की राजनीति में कितना दिखता है। लेकिन जिस हिसाब से भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बहाने यहाँ बड़े नेताओं का 2 दिनों तक जमावड़ा लगा और इसमें राजनीतिक समेत राष्ट्रवाद, मनतांतरण, घुसपैठियां समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। यह हमेशा से भाजपा के एजेंडे में रहा है। अब इसके माध्यम से सीमांचल की राजनीति में हुंकार भरने की पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। भाजपा की पूरी तैयारी अब 2024 के आम चुनाव को लेकर के भी है। इसमें पार्टी अधिक दावेदारी एवं मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और अपने विकास कार्यों एवं एजेंडों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी, जिसकी तैयारी के रूप में भी इस बैठक को देखा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के छात्र और छात्राएं आवेदन करते हैं और सफलता भी पाते हैं। बिहार के छात्र छात्राओं का जुनून आजकल गंगा घाटों पर देखने को मिल रहा है। जहाँ देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक यूपीएससी की तैयारी इन दिनों पटना के गंगा घाटों पर कराई जा रही है। यहाँ सुबह 6 बजे से 8 बजे तक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को बताया जा रहा है कि कैसे वे बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सुबह 6 से 8 बजे तक बच्चों को फ्री में मार्गदर्शन कर रहे हैं ताकि बच्चे भविष्य में अच्छा कर सके। पूर्व आईएएस अरुण कुमार बिहार के बच्चों को आईएएस और आईपीएस बनाने का बीड़ा उठा चुके हैं। यही वजह है कि वे सुबह में गंगा किनारे बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। गंगा किनारे अरुण सर की क्लास में पढ़ने वाले छात्र काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कराने के लिए कोचिंग संस्थानों में मोटी मोटी रकम वसूली जाती है। यही वजह है कि वह फ्री में यहाँ पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार की किसान पेंशन योजना में अब तक देश भर की 22,69,892 किसान शामिल हो चुके हैं। इनमें 6,77,214 महिलाएं किसान शामिल है। यानी कि इतने किसानों ने अपना बुढ़ापा सुरक्षित करवा लिया है। इन्हें हर महीने बुढ़ापे के वक्त 3,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप इसमें शामिल नहीं हुए हैं तो फिर जल्दी करिए, रजिस्ट्रेशन करवा करके पेंशन के लिए पात्र हो जाइए। इसमें 18 साल के किसान को 55 रुपये और 40 साल वाले को 200 रुपये प्रीमियम देना होगा। इस योजना में आधा प्रीमियम केंद्र सरकार दे रही है। यही नहीं, जब चाहे तब इस योजना से आप बाहर भी आ सकते हैं। आपको जमा पैसे का साधारण ब्याज भी मिल जाएगा। जब बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा किसान इस योजना में शामिल हुए हैं, जबकि कुछ राज्यों के किसान इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों के लिए ये योजना फायदेमंद का सौदा है, क्योंकि इसमें पूरा प्रीमियम देने की मजबूरी नहीं है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के वाले सबसे ज्यादा किसान 26 से 35 साल की उम्र के हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत पहले फेज में 5 करोड़ किसानों को शामिल किया जाना था, लेकिन अभी तक 50 लाख किसानों ने ही इस योजना में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जबकि इस स्कीम की औपचारिक शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी।
दोस्तों बात करते हैं कि पूर्वी चंपारण के मेहसा थाना क्षेत्र में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर बुधवार को ग्रामीणों ने हमला कर दिया। जहां इस घटना में एक ग्रामीण की मौत हो गई जबकि एएसआई समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। जहां हमले में मेहसी थाना के एएसआई बालेश्वर सिंह का हाथ टूट गया। यह घटना मेहसी थाना क्षेत्र के विमलपुर डेरवा गाँव की है। जानकारी के अनुसार शराब छापेमारी के दौरान एक ग्रामीण की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की बात सामने आई। जहां इसी के बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। यह ग्रामीण के हमले के बाद पुलिसकर्मियों को मौके से भागना पड़ा। यह मृतक नंदू राय इसी गांव का रहने वाला था। इस मामले में नंदू राय के पुत्र ने बताया है कि पुलिस शराब की शंका के आधार पर उसके पिता को पकड़ने आई थी, जबकि उसके पिता पर पूर्व से कोई भी आरोप नहीं है। जब उनके पिता को पकड़ने के लिए मेहसी थाना की पुलिस आई थी, पकड़ने के बाद उसके पिता पुलिस से हाथ छुड़ा करके नदी के पार चले गए। इसके बाद पुलिस भी नदी के पार गई और उसके पिता को पकड़ लिया, जहां उनके गर्दन में गमछा बांध करके घसीटने लगी, जिससे गला दब गया और पिता की मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि कल की शाम में पटना और उसके आसपास के इलाकों के अलावा जहानाबाद, नालंदा और सारण में तेज हवा के साथ हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। राजधानी पटना में 5 दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं 14 जिलों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी की स्थिति रविवार तक बने रहने के आसार हैं। इन जगहों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार हैं। इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के उत्तरी भागों के अधिकतर शहरों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को दूसरे दिन भी औरंगाबाद बिहार का सबसे गर्म शहर रहा। जब मंगलवार को यहाँ का अधिकतम तापमान 41 तो बुधवार को 0.2 डिग्री की वृद्धि के साथ 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने के मसले पर भले ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर बोल दिया हो, लेकिन सरकार के इस फैसले में सहमति के बावजूद भी बिहार बीजेपी नेतृत्व ने सर्वदलीय बैठक में कई आकांक्षाएं जताई है। जब बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला किया गया है, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आशंका जताई है कि जातीय जनगणना का फायदा उठा करके कहीं बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी नागरिकता हासिल न कर ले। अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से संजय जायसवाल ने कहा है कि हम केंद्र के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान प्रदत्त 7वें शेड्यूल के अधिकारों में किसी तरह की छेड़खानी नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि ये सर्वे या तो गन्ना ओबीसी कमीशन या फिर अन्य तरह से होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार अपने जनगणना के मुताबिक गरीबों के लिए योजनाएं तैयार करती है। नरेंद्र मोदी की योजना की बात करें तो फिर 60 से ज़्यादा योजनाएं गरीबों के हित में ही बनाए गए हैं। हम कभी इसमें जाति आधारित विभेद नहीं करते। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण में 2 भाइयों ने मिलकर के एक लड़की के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। पीड़िता का आरोप है कि पहले मारपीट करके जबरदस्ती करने लगे, उसके बाद कहा कि चलो भाग करके शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके परिजन मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों भाइयों ने परिजन के साथ भी मारपीट की और भाग निकले। तरैया थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक नाबालिग लड़की के साथ मारपीट करके दुष्कर्म के प्रयास मामले में 2 को नामजद किया गया है। इस संबंध में पीड़ित युवती के दिए गए आवेदन के आलोक में तरैया थाने में 2 भाइयों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद ने फिर से एक बिहारी की मदद की है। सोनू सूद की मदद से 4 हाथ पैर वाली बच्ची चौमुखी का मुंबई में इलाज शुरू होने वाला है, और वह बच्ची अपने परिवार के साथ मुंबई पहुंच गई है। जब मुंबई पहुंचने पर सोनू सूद ने खुद बच्ची और उसके परिवार से मुलाकात की है और जल्द ही चौमुखी के जीवन में नई खुशियां आने वाली की बात कही है। आपको बता दें कि नवादा के वारिसलीगंज के हेमदा गाँव के बसंत पासवान की बेटी के जन्म से ही 4 हाथ और 4 पैर है। गरीबी की वजह से बसंत अपनी बेटी का सही तरीके से इलाज नहीं करा पा रहे थे। जब उनकी बेटी की इस स्थिति की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद अभिनेता सोनू सूद ने सहायता का आश्वासन दिया था और वहां के परिवार एवं मुखिया के संपर्क किया था। जब बच्ची चौमुखी की सर्जरी के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने उन्हें मुंबई बुला लिया था। जब उनके बुलावे पर 4 हाथ 4 पैर वाली बच्ची चौमुखी कुमारी अपने माता पिता और फिर पंचायत के मुखिया पति के साथ मुंबई पहुंच गई है। यहाँ परिवार के लोगों ने एक्टर सोनू सूद
से मुलाकात की है। जब मुखिया पति दिलीप रावत ने बताया है कि सोनू सूद ने सभी से मुलाकात की है और बच्चे के इलाज की कवायद शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि सोनू सूद ने कहा है कि नवादा में एक बेहतर हॉस्पिटल है और बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए स्कूल बनाने का आश्वासन दिया है। दिलीप ने बताया है कि सोनू सूद लगातार मेरे संपर्क में थे और बच्चे के इलाज में हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि देश में आईएएस के अधिकारियों की कमी है। आईएएस अधिकारियों की कमी का राष्ट्रीय औसत 22% है, वहीं बिहार में ये औसत 43% है। अधिकारियों की कमी के कारण बिहार को कैडर पदों पर गैर कैडर अधिकारियों की नियुक्ति करने की नौबत आ चुकी है। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कुल स्वीकृति 359 पद है, जिसमें से 157 पद खाली है, यानी कि 43% आईएएस ऑफिसर की कमी है। सिर्फ 202 पदों पर ही अधिकारी कार्यरत तैनात है। खाली पदों में 1 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों को कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। अभी बिहार में कार्यरत 202 अधिकारियों में मुख्य सचिव स्तर के 11 आईएएस तैनात हैं। बिहार में आईएएस की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संसद की एक अस्थायी समिति ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सिफारिश भी की है कि वे आईएएस अधिकारियों की वार्षिक संख्या बढ़ाएं। दोस्तों बात करते हैं कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में कैंप कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जन सूरज के जरिए सियासी जमीन को टटोलने की कोशिश में 2 अक्टूबर को चंपारण के गांधी आश्रम से पद यात्रा की शुरुआत की है। जब फिलहाल प्रशांत किशोर वैशाली के दौरा पर हैं। प्रशांत किशोर ने लोगों से बातचीत के दौरान ये दावा किया है कि सत्ता का परिवर्तन तो होकर रहेगा। उन्होंने कहा है कि लोग कहते हैं कि मोदी जी को लेकर के देश में लहर थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लहर उठी कैसे। उन्होंने लोगों से कहा है कि आपको ये बात पूछनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं आप लोगों के बीच आकर के जो बातें रख रहा हूं वे लहर बनाने की प्रक्रिया ही है। प्रशांत किशोर ने जन सूरज यात्रा से पहले कहा है कि लहर बनने में वक्त लगता है, लेकिन जब एक बार लहर उड़ गई तो फिर कोई बचेगा नहीं, सब बह जाएंगे। जब प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि सत्ता का परिवर्तन तो होकर ही रहेगा, लेकिन ये परिवर्तन अच्छे लोग और अच्छे विचार के साथ होगा तो व्यवस्था का भी परिवर्तन होगा। दोस्तों बात करते हैं कि फाइनेंस से संबंधित किसी भी काम के लिए पैन कार्ड जरूरी है। इसकी जरूरत आईटीआर भरने से लेकर के डीमेट अकाउंट खोलने तक के लिए होती है। जब बिना पैन कार्ड के आपके कई काम अटक सकते हैं, इसीलिए सलाह दी जाती है कि पैन कार्ड पहले से ही बनवा कर रख लें। जहाँ आमतौर पर लोग 18 साल के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18 साल से पहले भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। आप भी अपने बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ आपको बता दें कि कोई भी नाबालिग सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए बच्चे के माता पिता अपने तरफ से आवेदन कर सकते हैं। जहाँ पैन कार्ड के आवेदन के लिए कई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। नाबालिग के माता पिता का एड्रेस और पहचान का प्रमाण की ज़रूरत होगी। जहाँ आवेदक का पता और पहचान का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। पहचान प्रमाण के तौर पर नाबालिग के अभिभावक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से भी एक दस्तावेज जमा करना होगा। एड्रेस प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स या फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र में से एक कॉपी जमा करनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जहां अहमदाबाद में स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर कमलम में वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। इससे पहले हार्दिक पटेल ने दावा किया है कि कांग्रेस में कुछ और पाटीदार नेता हैं जो आने वाले समय में पार्टी का दामन छोड़ देंगे और बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जहां वहीं पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा है कि समाज हित, देश हित में मोदी जी के साथ छोटा सा सिपाही बनकर के मैं मोदी जी के साथ काम करना चाहता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के गौरव हैं। हार्दिक पटेल ने कहा है कि राष्ट्र हित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है उसमें छोटा सा सिपाही बनकर के काम करने के लिए नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि क्या आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो फिर हर हाल में 30 जून 2022 से पहले ये जरूर कर लें, क्योंकि 30 जून के बाद से आपको 2 गुनी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर के आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होता है, लेकिन 30 जून 2022 तक लिंक नहीं करने पर 1 जुलाई से 1000 रुपये पेनल्टी देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि समस्तीपुर जिले के चर्चित शिक्षक वैद्यनाथ रजक अपने पढ़ाने के तौर तरीकों को लेकर के बीते कई महीने से सुर्खियां बटोर रहे हैं।
यह कुछ दिन पहले ही आपदा, लू और खेल खेल में हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाने पर बच्चों को गाना गाते हुए पढ़ाने का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, जिससे उनकी खूब तारीफ हुई। वैद्यनाथ रजक का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बार वे गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को घर पर ही रह करके पढ़ाई करते रहने की जानकारी दे रहे हैं। नए वीडियो के माध्यम से शिक्षक वैद्यनाथ रजक छात्रों को गाने के माध्यम से बता रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली है। इसे खेलने और घूमने में नहीं बिताना है, बल्कि किताब से दिल लगाना है। जिस तरीके से कोरोना के कारण सालों से पढ़ाई से दूर रहे, उस क्षति को फिर से पूरा करना है। घर से बाहर धूप में चमकी बुखार है, इसलिए सभी अपने अपने घर में बैठ गणित बनाते हुए सब बच्चों को किताब से दिल लगाना है। जहाँ स्कूल के क्लासरूम में ना बेंच है ना टेबल, लेकिन अधूरी व्यवस्था के बीच पूरी शिक्षा दी जा रही है। जहाँ समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड में स्थित प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदा के शिक्षक वैद्यनाथ रजक एक बार फिर से सुर्खियों में है। शिक्षक वैद्यनाथ रजक समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के अंतर्गत प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदा में कार्यरत हैं। ये तब चर्चा में आए थे जब वह जमीन पर पढ़ाने के तौर तरीके से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। जब पढ़ाई के तौर तरीके से लेकर के आपदा के समय कैसे बचाया जाए, इसे लेकर के खास तौर पर बच्चों को ये प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। शिक्षक वैद्यनाथ रजक खुद गीत गा करके बच्चे को नए नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, ताकि उन्हें आसानी से सारी चीज समझ आ सके। दोस्तों, बात करते हैं कि पद्मश्री बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जब भागीरथी देवी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दलित होने के कारण संगठन में मेरी बात नहीं सुनी जाती है। जब बघा जिला में संगठन में भी हमारी कोई पूछ नहीं है। भागीरथी देवी ने गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बताया है कि वे राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति से इस्तीफा देगी। पद्मश्री बीजेपी विधायक ने कहा है कि बघा जिला के संगठन में दूसरे दल को मदद पहुंचाने वालों की पूछ होती है। यह दो लोग मिलकर के बघा जिला चला रहे हैं। मेरी परेशानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जानते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि दलित समझ करके मुझे परेशान किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी को छोड़ने की तैयारी में है। यह मोहम्मद शहाबुद्दीन के एक दोस्त ने यह बड़ा खुलासा किया है। हालांकि उन्होंने अपना नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर दावा करते हुए कहा है कि 3 से 4 दिन में हिना साहब आरजेडी को बाय बाय कर देगी। इस खबर के साथ ही अब सिवान में इतिहास बदलने की सुगबुगाहट दिखने लगी है। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानते थे। अब उन्हीं की पत्नी हिना साहब आरजेडी से इस्तीफा देने जा रही है। जहां अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हिना साहब आरजेडी और लालू परिवार को छोड़ती है तो फिर कहां जाएगी। जब फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। जब अब सवाल उठ रहे हैं कि हिना साहब आरजेडी को अगर छोड़ती है तो फिर किसके साथ जा सकती है। ये सवाल बार बार उनके समर्थकों के भी मन में आ रहे हैं। यह चर्चा है कि हिना साहब आरजेडी को छोड़ करके सीएम नीतीश कुमार के साथ जा सकती है, क्योंकि शहाबुद्दीन या फिर हिना आज तक सेक्युलरिज्म की राजनीति किए हैं और वे नहीं चाहते हैं कि ओबीसी वाली लहर मुझ परिवार पर लगे। हाल ही में जदयू के चर्चित पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने हिना साहब को जदयू में शामिल होने का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि हिना साहब के साथ अन्याय हुआ है और वे जदयू में आ जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी। सीएम के इस ऐतिहासिक फैसले को तेजस्वी यादव ने आरजेडी की जीत बताया है। इस बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। जब बीजेपी ने कहा है कि आरजेडी लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती से आगे बढ़ नहीं पा रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जाति जनगणना पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने लिखा है कि हमने उन्हें अल्टीमेट देकर के आंदोलन करने की घोषणा की है। आखिरकार बीजेपी बाध्य हुई और बिहार में उसे हमारे विचार के साथ खड़े होकर के समर्थन करना पड़ा। लेकिन बीजेपी दूसरे राज्यों और देश में जाति आधारित जनगणना के विरुद्ध है। तेजस्वी यादव ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। उसके बाद से धरना, प्रदर्शन इत्यादि के जरिए हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहा। विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया। प्रतिनिधिमंडल पीएम से मिला। हमने सभी दलों को पत्र लिखा, फिर भी बीजेपी ने इनकार कर दिया।
दोस्तों बात करते हैं कि विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत होने के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने तरीके से दावेदारी शुरू की गई है। एनडीए गठबंधन में एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 फॉर्मूले पर पेंच फंसा हुआ है, यानी कि 50-50 के फॉर्मूले पर पेंच फंसा हुआ है, तो फिर वहीं बड़े घटक दलों की मुश्किलें जीतन राम मांझी जी जैसे नेता ने बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा ने विधान परिषद की एक सीट पर अपना दावा पेश किया है। मीडिया के सामने आकर नहीं बल्कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के सामने रख दिया है। फिलहाल पार्टी का कोई भी नेता आर्थिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं करना चाहता है, लेकिन विश्वास सूत्रों के माने तो एक सीट पर जीतन राम मांझी की तरफ से मजबूत दावेदारी की जा रही है। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि विधान परिषद की एक सीट को लेकर के जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत भी की है। उनकी बातचीत जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी से भी हुई है। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वे जेडीयू के साथ ही एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे, इसलिए जेडीयू की जिम्मेदारी बनती है कि विधान परिषद की एक सीट स्थानीय मोर्चे को दिलवाए। आपको बता दूं कि बिहार में 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 3 सीटें आरजेडी और लेफ्ट अलायंस के पास जानी है, जबकि 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को सदन में चुनकर जाना है। बीजेपी पहले ही 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भेजने का ऐलान कर चुकी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।